नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि दो ग्रहों की युति है। मान लीजिए मंगल यहीं पर है और शुक्र यहीं पर है, एक ही राशि एक ही भाव में है तो युति रहेगी। मान लीजिए यह सिंह राशि में युति है। मंगल 9 डिग्री का है, शुक्र 22 डिग्री का है। युति तो हो गई क्योंकि राशि और भाव एक ही है। लेकिन यह भी सत्य हो जाएगा कि जब डिग्री में नजदीक होंगे तो युति उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, डिग्री में दूर होंगे तो युति का असर भी दूर होगा, कम हो। जैसे पानी है गिलास में, उसमें आपने चीनी डाल दिया, पानी है चीनी डाल दिए तो क्या तुरंत जल मीठा हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अभी चीनी पानी में तो है लेकिन चीनी और पानी का घनिष्ठ मिलन नहीं हो पाया है। जैसे जैसे चीनी घुलेगी पानी में मिलती जाएगी तो उसी को ही मिलन बोलेंगे, मिलता चला गया। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी चीनी खत्म हो करके पानी में मिल जाएगी तो दोनों तत्वों का मिलन हो जाएगा। जैसे जैसे चीनी घुली ना, वैसे वैसे वह पानी के करीब होता गया, सिर्फ पानी में डाल देने से करीब नहीं हुआ। चीनी घुली तो दोनों मिल गए। मंगल शुक्र की युति है, जैसे जैसे ये जितने करीब होते जाएंगे दोनों का इन्फ्लुएंस, दोनों तत्व मिलते चले जाएंगे। मान लीजिए ये मंगल दूध है और ये शुक्र नींबू है। दोनों जितना समीप आएंगे एक दूसरे को उतना ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी डिग्री का असर पड़ता है निश्चित रूप से। अब युति में भी कई चीज चलेगी भैया। जैसे इसको मैं सिंह लगन की कुंडली मान लिया, दूसरे भाव में कौन सी राशि जाएगी? कन्या। यहाँ पर मान लीजिए बुध बैठा हुआ है। ये जो मंगल शुक्र की युति है ना, ये किस किस चीज को प्रभावित करेगी? लग्न को, क्योंकि लग्न में बन रही है, सिंह राशि में बन रही है, सिंह राशि को प्रभावित करेगी। लेकिन जब ग्रह दो भाव में बैठा होगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, मंगल लगन में बैठा है सिंह राशि में और ये 28 अंश का होके बैठा है, और बुध कन्या राशि में बैठा है और ये 5 अंश का होके बैठा है। दोनों के बीच अंशों की दूरी कम है। 28 में कितना जोड़े ये पूरा हो जाएगा? 2 अंश, 28 29 30, 2 अंश इधर है 5 इधर है, तो दोनों के बीच कितने अंश का अंतर है? 7। दोनों का भाव अलग है, राशि अलग है, तो यहाँ भी युति मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो युति का फलादेश होगा वो सिर्फ मंगल और बुध की युति का ही परिणाम बताया जाएगा, ना कि भाव वाइज बताया जाएगा। हर ग्रह, जैसे गुरु चंद्रमा की युति है, अभी पिछले क्लास में बताया हूं, वह किसी भी भाव में है नहीं है भूल जाइए। गुरु चंद्रमा की युति क्या करती है? अच्छी है। गुरु ज्ञान चंद्रमा मन, ज्ञान से मन को भरेगा, ठीक है, उसमें भाव से मतलब नहीं है। अगर ऐसे ही यहाँ देखें तो बुध दूसरे में मंगल तीसरे में, तो मंगल और बुध की युति का एक अपना असर होता है, वो जातक को मिलेगा बिना किसी भाव को देखे हुए। मंगल लगन का फल देगा, सिंह राशि का देगा, बुध द्वितीय भाव का फल देगा, कन्या राशि का भी फल देगा। लेकिन दोनों ग्रह की युति का भी फल आएगा, वह भाव से और राशि से अलग हटके रहेगा। मंगल बुध की युति में अक्सर परेशानियां आती हैं। बुध बुद्धि है, मंगल उतावलापन है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उतावलेपन से ग्रसित हो जाती है।
दिमाग और उससे जुड़ी नसों में भी समस्याएं आती हैं। तो युति इस प्रकार से देखनी है, लेकिन इस युति को देखने का एक शास्त्रीय तरीका है। चाहे ग्रह एक ही भाव में हो, चाहे अलग अलग भाव में हो, युति कब बनेगी, कब युति मानना है, इसको देखने का एक तरीका है। युति कब अपना पूरा प्रभाव देगी, कब आधा हो जाएगा, इसको जानने का एक तरीका है। यहाँ पर गुरु है, यहीं पर चंद्रमा है, गजकेसरी हो गया। गुरु 9 अंश का है, चंद्रमा 18 अंश का है। हमें देखना है क्या गुरु और चंद्रमा की युति पूर्ण रूप से है, गजकेसरी का असर आएगा। चंद्रमा मन है ना, गुरु के जितना समीप जाएगा उतना ही तो ज्ञान पाएगा। जैसे आप हैं, आप हमारे समीप हैं, जितना समीप रहेंगे, यानी डेली क्लास ले रहे हैं तो उतना ज्यादा ज्ञान पाएंगे। महीने में आपने 5 क्लास लिया, 5 क्लास मिस हुई है, तो यानी आप 5 क्लास मेरे समीप रहे हैं, 5 क्लास नहीं रहे हैं, तो भी ज्ञान मिला, लेकिन कम मिला। तो दो ग्रह जब भी जितने समीप होते हैं उतना ज्यादा असर हो जाता है। इसको देखने के लिए कि ग्रह की युति क्या पूर्ण रूप से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, इसके लिए हम जाते हैं ग्रहों के दीप्तांश पर, जो अभी आपको चार्ट भेजा गया है। अब इसमें क्या करना होता है कि आपको हर ग्रह का दीप्तांश पता होना चाहिए। हर ग्रह का दीप्तांश जो है वो आपको बताएगा कि दो ग्रहों की युति है कि नहीं है। इसको देखने का तरीका बताता हूँ। तो इस दीप्तांश का प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसी उदाहरण को ले लेते हैं। गुरु और चंद्रमा यहाँ पर साथ में है, तो हम देखेंगे कि क्या गुरु और चंद्रमा की युति पूर्ण रूप से अपना असर डालेगी, जो भी अच्छा बुरा असर है, कि कम। जैसे बहुत सारी कुंडलियों में आपने ग्रहण देखा होगा दोस्त, राहु और चंद्रमा साथ में, तो आप अंतर भी देखते होंगे फलादेश करते समय कि किसी का राहु चंद्रमा बहुत पीड़ित कर रहा है किसी को, और किसी में थोड़ा कम पीड़ित कर रहा है। ऐसे हर ग्रह के लिए हो सकता है। मंगल शनि की युति को बुरा माना जाता है, तो युति कब इफेक्टिव है ये जानेंगे। अगर दो ग्रह अलग अलग भावों में हैं तो उसके लिए भी जानेंगे। चलिए यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का निकालना है। जो अभी आपको चार्ट भेजा गया उसमें बताइए गुरु का दीप्तांश क्या है। जो भेजा गया उसमें गुरु का दीप्तांश क्या है, 9 है। ठीक। और चंद्रमा का दीप्तांश बताइए कितना है, 12 है। ठीक है, दीप्तांश मतलब समझते हैं क्या होता है, तेज। दीप्त मतलब प्रकाश होता है। कोई बल्ब आपके कमरे में जल रहा है तो उसकी रोशनी कहाँ तक अपना असर डाल पा रही है, वो उस बल्ब का दीप्तांश हो जाएगा। रोशनी तो फैलती रहती है, लेकिन 50 मीटर दूर उस बल्ब की रोशनी का असर खत्म हो सकता है। तो दीप्तांश मतलब होता है ग्रहों की रोशनी, ग्रहों की चमक और प्रकाश। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 21। कितना हुआ, ये 21 हुआ ना। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मैं जुपिटर हूँ, बृहस्पति हूँ। ग्रह क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। ग्रह कहीं बैठा है, यहीं पर बैठा हुआ है बृहस्पति। बृहस्पति यहीं पर बैठा है, ये बताइए। अब बृहस्पति जब प्रकाश फैलाएगा तो जहां पर बृहस्पति है उसका प्रकाश कहाँ फैलेगा, चारों तरफ तो फैलेगा। अगर कुंडली पे लागू कर दें इसी बात को, तो इसका मतलब है गुरु जहां बैठा है उसके आगे भी प्रकाश फैलाएगा और पीछे भी फैलाएगा। यानी ये जो दीप्तांश है गुरु का 9 ना, ये टोटल दीप्तांश है। आधा दीप्तांश तो गुरु के पीछे है, आधा दीप्तांश गुरु की के आगे है। गुरु मान लीजिए 15 अंश पर है, तो 9 इसका दीप्तांश हुआ। 9 का आधा कितना होगा, 4.5। पंडिता जी 9 का आधा 4.5, तो 4.5 क्षेत्रफल जो होगा इकाई, वो आगे की तरफ दीप्तांश फैलेगा और आधा कहाँ फैलेगा, पीछे।
क्योंकि ग्रह जहाँ है ऐसा नहीं है एक के तरफ सारा प्रकाशवा जाएगा उसका। गुरु यहाँ पर है तो आगे पीछे दोनों तरफ उसकी रोशनी जानी है, फैलेगा। तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। तो दो ग्रहों का दीप्तांश आपको नोट करना है, दो ग्रहों की युति को जानने के बारे में। गुरु का दीप्तांश 9 हुआ। ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पर 9 लिखा हूं तो यही ले लिया 9 अंश, तो ये तो सिर्फ एक जो है को इंसिडेंट है कि 9 डिग्री का लिया और गुरु का दीप्तांश भी 9 है। दीप्तांश आपको अभी जो चार्ट भेजा हूं उससे देखना है, ये हमेशा फिक्स होता है दीप्तांश। चंद्रमा का 12 हुआ, दोनों को किए तो 21 हुआ। अब होगा क्या कि चंद्रमा का 12 है तो चंद्रमा जहां बैठेगा उससे 6 आगे जाएगा 6 पीछे जाएगा। 6 इकाई पिछले पीछे की तरफ जिस अंश पर है उस अंश से 6 इकाई पीछे और 6 इकाई आगे, 18 अंश पर है। चंद्रमा कितने अंश पर है? 18। तो चंद्रमा का दीप्तांश 18 छा कितना हो जाएगा? 24। तो चंद्रमा इसी राशि में, जिस राशि में हो, मान लीजिए सिंह में है, सिंह राशि में 18 अंश पर है तो उसका दीप्तांश 6 अंश आगे तक, यानी 24 अंश आगे तक और 18 में से 6 घटाइए 12 अंश पीछे तक जाएगा। तो जब दो ग्रहों का दीप्तांश निकालना है, दोनों ग्रहों के दीप्तांश का योग करके बटे 2 करेंगे। बटे 2 क्यों करेंगे, इसीलिए मैं इतना प्रपंच समझा रहा हूं। बटे 2 क्योंकि ये 21 टोटल हुआ, ये 21 आधा आगे रहेगा आधा पिछले तरफ जाएगा, इसीलिए बटे 2 हो रहा है। वेद प्रकाश मिश्रा जी समझे काहे बटे 2 कर रहे हैं? तो 21 को आधा कर दिए, कितना हो गया? 11 दूनी 22, 10.5 हो गया ना, 10.5। अब आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों ग्रहों के बीच में 10 अंश यानी 10.5 अंश का अंतर है कि उससे अधिक है। अगर अंतर 10.5 अंश का या उससे कम का है तो यह योग पूर्ण रूप से दोनों एक दूसरे के दीप्तांश में आ गए, दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने दीप्ति का प्रकाश का असर डाल रहे हैं। ये 9 पे है, ये 18 पर है। 9 10 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी दोनों के बीच 9 दूनी 18, 9 9 18, कितने का अंतर है दोनों के बीच? 9 अंश का मात्र। और दीप्तांश कहाँ तक है? 10.5 तक। यानी यहाँ पर गजकेसरी का पूर्ण असर लागू है। ये कितना हो गया? 100%। जैसे जैसे ये दूर होते जाए 20-20% कम करते जाए। इसी प्रकार से यहीं पर मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, आप लोग इसको हल करेंगे। मंगल यहाँ पर 3 अंश का है और शनि यहीं पर 25 अंश का है। चलिए निकाल के बताइए तुरंत, क्या दोनों ग्रहों की युति पूर्ण असरकारी है या दूर की युति है? सगा साला है कि दूर का साला है? दीप्तांश के भीतर है तो मान लीजिए अपना स्वयं का रिश्तेदार, सगा रिश्तेदार। मंगल 3 अंश, शनि 25 अंश। मंगल का दीप्तांश कितना हो गया? 8। शनि का दीप्तांश कितना हो गया? 9। 9 8 कितना हो गया? 17। आधा दीप्तांश आगे जाता है आधा पीछे, इसलिए बटे 2 किए। 17/2, 8 दूनी 16 होता है तो 8.5 हो गया। ठीक है। दोनों ग्रहों के बीच क्या 8 अंश का अंतर है? कितने अंश का अंतर है बताइए तो जरा। दोनों ग्रहों के बीच 21 अंश का अंतर है। 3 मंगल हो गया, 25 पे ये है तो 25 में से ज्यादा वाले में से कम को घटा लीजिए। 21 अंश का अंतर है। यानी इनकी पूर्ण प्रभावी युति कब बनती? जब ये एक दूसरे से 8.5 अंश की अधिकतम दूरी पर होते तब। यानी यह युति तो है क्योंकि एक ही भाव में है, एक ही राशि में है। एक ही भाव में दो क्रूर ग्रह, एक ही राशि में दो क्रूर ग्रह तो चतुर्थ भाव को प्रभावित तो करेंगे, लेकिन मंगल शनि की युति का एक अपना अलग से प्रभाव होता है। दोनों शत्रु हैं, विरोधी हैं, परेशान करते हैं। अब उस परेशानी में बहुत ज्यादा कमी आ गई है क्योंकि दीप्तांश के भीतर क्या दीप्तांश से बहुत ज्यादा दूर भी है।
मान लीजिए 8:30 है दीप्तांश और 10 आता यहाँ पे, तो भी असर करता। जैसे जैसे दूर बढ़ता गया कम होता चला गया। अब यही चीज हम अप्लाई कर देंगे दो अलग अलग भावों के लिए। मंगल बैठा हुआ है लगन में 28 अंश का, और चंद्रमा बैठा हुआ है द्वितीय भाव में 5 अंश का। तो मंगल लगन का ही फल देगा, चंद्रमा द्वितीय भाव का ही फल देगा। लेकिन क्या चंद्रमा और मंगल की युति से कौन सा योग बनता है? अभी कल पढ़े थे चंद्रमांगल्य योग। तो क्या चंद्रमांगल्य योग का भी असर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चंद्रमा का दीप्तांश कितना है? 12। मंगल का दीप्तांश कितना है? 8। दोनों जोड़े तो 20 का आधा 10। दोनों के बीच अगर 10 अंश से कम का अंतर आएगा तो मंगल चंद्रमा का चंद्रमांगल योग भी असर कर जाएगा। कितना अंतर है दोनों के बीच? 2 इधर है 5 इधर है, 7 का अंतर है। बात समझ में आ गई ना? कुछ लोगों के मन में है कि गुरुजी आपने चार्ट भेजा है तो राहु केतु का दीप्तांश नहीं लिया गया है। राहु केतु का कोई दीप्तांश नहीं होगा, और इस विधि से राहु केतु को देखना भी नहीं है, क्योंकि वो पिंड है ही नहीं, कोई ग्रह है ही नहीं, परछाई ही है। तो उनका अपना कोई दीप्तांश नहीं है। उसको आपको खुद देखना होगा। डिग्री वाइज अंतर अगर ज्यादा है तो जान लीजिए दोष का असर कम है, समीप है तो दोष का असर अधिक है, क्योंकि राहु केतु अक्सर दोष ही बनाएंगे। सूर्य 28 अंश का है, राहु 2 अंश का है। राहु और केतु के मामले में एक विशेष नियम चलता है। सूर्य यहीं पर है और मान लीजिए सूर्य 8 अंश का है, और राहु यहीं पर है और यह राहु 11 अंश का है। ठीक है, कोई डाउट? ये बताइए सूर्य किधर चल रहा है? 8 है, इधर 9 होगा, इधर 10 होगा। सूर्य 8 यानी वृश्चिक राशि में आगे बढ़ता हुआ कहाँ जाएगा? इधर आएगा। लेकिन राहु केतु उल्टा चलते हैं, पता है? सूर्य कितने अंश का है? 8 अंश का। अब ध्यान से सुनिए, सूर्य 8 अंश से अगले अंश पे कहाँ जाएगा? 9 पे। फिर आगे कहाँ जाएगा? 10 पे। ऐसे जाएगा एंड सो ऑन, 11 12। यही तो सूर्य की गति होगी। अगला राहु की गति बताइए, राहु कितने अंश का है? 11। तो राहु 11 के बाद 12 नहीं जाता है, 11 के बाद क्या आएगा? 11 से शुरू करेगा फिर कहाँ आएगा? 10 पे। सूर्य कहाँ जा रहा है? 9 से 10, यानी इसको ऐसे समझिए, सूर्य यहाँ पर 8 अंश का है। 8 से कहाँ जाए? पहले मैं पूरी गिनती लिख देता हूँ। 9 10 11 12, यही सूर्य के अंश है। मान लीजिए राहु 12 अंश पर है, यही लगन में है ये ग्रह। इमेजिन कर लीजिए सूर्य 8 अंश पे है। अब सूर्य 8 से बताइए कहाँ जाएगा? 9 पर। फिर कहाँ जाएगा? 10 अंश पर। और राहु उसी भाव में उसी राशि में 12 अंश पर है। अब बताइए 12 से राहु कहाँ जाएगा? 11 पर। फिर कहाँ जाएगा? 10 पर। सूर्य किसकी तरफ बढ़ रहा है? राहु की तरफ। और राहु किधर जा रहा है? सूर्य की तरफ। सूर्य राहु का ग्रहण दोष होता है, यानी राहु सूर्य को ग्रसित करने जा रहा है। एक दूसरी कंडीशन होगी। सूर्य 8 अंश का है, ये सूर्य है आपका, ये 8 अंश पर है। 8 के बाद क्या आएगा? 9 10 11, और 8 के पहले क्या आएगा? 7 6 5 4, ऐसे रहेगा ना। राहु मान लीजिए 5 अंश पर है। अब बताइए सूर्य 8 अंश पे है, 8 से कहाँ जाएगा? 9 पर। फिर 10 पर, फिर 11 पर। राहु कहाँ जाएगा? 5 से 4 पे, 4 से 3 पे। क्या अब राहु और सूर्य की दिशाएं अपोजिट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं?
सूर्य इधर जा रहा है और राहु इधर जा रहा है, यानी ग्रहण खत्म हो गया है। और इधर ग्रहण होने जा रहा है, सूर्य राहु की तरफ जा रहा था, राहु सूर्य की तरफ। तो जब ग्रहण दोष देखना होगा तो ये राहु का किसी के साथ, ये चीज जरूर देखिएगा कि क्या राहु उस ग्रह को पार करके निकल गया है कि उसको पार करने के लिए, उसको निगलने के लिए जा रहा। अगर पार करके निकल गया है तो समझ लीजिए वह दोष उत्तरार्ध में है, खत्म होने में है। और अगर जा रहा है उसी की तरफ तो दोष बनने जा रहा है। गुरु और राहु की युति से कौन सा दोष बनेगा? चांडाल दोष। इसी को थोड़ा चांडाल दोष पे आजमाते हैं। चंद्रमा पे आजमा देता हूं। चंद्रमा क्या है? मन है। ये चंद्रमा है, अंश लिखते हैं। चंद्रमा 14 अंश पर है। इसके बाद कौन सा अंश आएगा? 15। इसके बाद कहाँ जाएगा? 16 अंश पर। इसके बाद कहाँ जाएगा? 17 अंश पर। इधर कौन सा अंश होगा? 13। इधर क्या होगा? मेरा। इधर क्या होगा? सबका। ठीक। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चंद्रमा 14 पे है। आप लोग जवाब देंगे। राहु यहाँ पर है और राहु यहाँ पर है। दोनों में ग्रहण दोष बनेगा क्योंकि राशि भाव एक ही है। ये बताइए, इस वाले का कॉम्बिनेशन बताइए, क्या ग्रहण लगने वाला है कि खत्म हो गया है? लगने वाला है कि खत्म हो गया है? लगने वाला है। चंद्रमा 14 से 15, 16 यानी राहु की तरफ बढ़ेगा। और राहु उल्टी चाल चलता है तो वो चंद्रमा की तरफ चलेगा। इधर के केस में क्या है? चंद्रमा तो हमेशा सीधा ही चलेगा, 14 से 15, 16, 17 जाएगा। राहु 10 से कहाँ जाएगा? 9 पर, 8 पे, 7 पे। दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। जब राहु केतु किसी ग्रह के साथ होंगे तो उस समय दोष ज्यादा प्रभावकारी हो जाएगा जब राहु उसी ग्रह की तरफ चल रहा हो। दोष कम हो जाएगा जब राहु उस ग्रह से दूर निकल गया हो, उस ग्रह को पीछे छोड़ के निकल गया हो तो तब दोष का असर कम है। राहु चंद्रमा की युति मुझे दिखाई पड़ी। चंद्रमा 14, राहु 17 का है। अब इस व्यक्ति को मैं डिप्रेशन की समस्या, मैं भांप लूंगा कि इसको डिप्रेशन होगा तो अधिक होगा, इसको रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, वह आत्मबल मनोबल कम आएगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। लेकिन जब ये देखा कि चंद्रमा 14 है, राहु 10 है, राहु निकल गया है पार करके, इधर जा रहा है, चंद्रमा इधर जा रहा है, तो मुझे पता चल गया कि चंद्रमा डिप्रेशन से बाहर आ गया है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, उपाय करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, जल्दी आ जाएंगे। जो बताया टेक्निकल चीज है, लेकिन जरा सा भी कठिन नहीं है भैया। सिर्फ ये रहना चाहिए बस, आपको पता हो ग्रह चलता कैसे है, कौन सा ग्रह किधर चल रहा हो। केतु उल्टा हमेशा चलते हैं और सब ग्रह सीधा चलते हैं। अभी यहीं पर एक सिनेरियो और बदलेगा। चांडाल दोष ले लीजिए और फिर देखिए। अब इसमें पढ़ाने और बताने ऐसा नहीं है मैं बताऊं तभी आपका दिमाग ये काम करे चमन जी, वैसे भी काम करना चाहिए। गुरु को मैं ले लेता हूं यहीं पर। गुरु, राहु, राहु चांडाल बनेगा, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है। गुरु 9 अंश पे। आगे कौन सा अंश? 10। आगे 11। आगे 12, फिर 13। इधर क्या हो जाएगा? 8, 7, 6, 5, 4। चलिए शुरू करते हैं। गुरु 9 से कहाँ जाएगा? 10, 11, 12। किधर जा रहा है? राहु की तरफ, और राहु उल्टा चलेगा तो दोनों का मिलन होगा ना। दोनों एक दूसरे से मिलने चल दिए हैं, तो ये चांडाल दोष ज्यादा प्रभावी है। ठीक, अब दूसरे वाले पे चलिए। गुरु यहाँ है, राहु यहाँ है। गुरु 9 से कहाँ जाएगा? 10, 11, 12। और राहु 5 से 4, 3। राहु का डायरेक्शन इधर, गुरु का इधर।
चांडाल दोष क्या हो गया है? निवृत्त हो गया है। इसका असर अधिक नहीं आएगा। व्यक्ति के शिक्षा में व्यवधान आएगा, लेकिन व्यक्ति गिव अप नहीं करेगा। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में पढ़ाई कंप्लीट करेगा। अब बदलता हूं इस चीज को। गुरु वक्री है। सूर्य चंद्रमा को छोड़ के शेष ग्रह वक्री भी तो होते रहते हैं। अब गुरु को हमने ले लिया रेट्रोग्रेड, वक्री ले लिया। अब बताइए वक्री बृहस्पति कैसी चाल चलेगा? उल्टी चाल ये भी चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। गुरु वक्री हो गया, राहु यहां पर है, गुरु यहां पर है। गुरु 9 अंश पर है और वक्री है। तो अब गुरु 9 से 10 नहीं जाएगा। 9 से कहाँ जाएगा? 8। 9 से कहाँ जाएगा? 7। और राहु 13 से 12 से 11। यानी राहु पीछे तो लगा रहेगा, लेकिन गुरु भी आगे चलता रहेगा, उसके चंगुल में नहीं आएगा। राहु उसके ऊपर पीछे से इन्फ्लुएंस डालेगा, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी अपनी चाल उल्टी किए भाग रहा। जब गुरु इधर जा रहा था, राहु इधर, वो तगड़ा चांडाल था। और इस केस में ये तगड़ा चांडाल नहीं है। बाधाओं से व्यक्ति मुक्त हो लेगा, बाधाएं आएंगी, मुक्त हो लेगा। और जब ये वाला केस रहेगा बिना वक्री वाला गुरु का, तो ये बाधाओं से मुक्त होना थोड़ा मुश्किल है, परेशानियां अधिक है। कोई बात समझ में आई? अब मान लीजिए राहु यहाँ नहीं है, राहु यहाँ है और गुरु वक्री ही है। तब क्या होगा? राहु 5 से 4 3 2 जाएगा, गुरु 9 8 7 वक्री है, उल्टा। तो अब फॉलो गुरु कर रहा है, लेकिन राहु उल्टी चाल से पीछे भाग रहा। मिलन नहीं हो पाएगा दोनों का। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जब ये देखिएगा तो देखिएगा ग्रह वक्री मार्गी दोनों अगर एक तरफ जा रहे हैं, दोनों मिलेंगे तो वो तगड़ा वाला दोष है। दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, या दोनों एक दूसरे से युति करके मिल करके खत्म करके क्रॉस कर गए हैं। इधर से आएगा राहु, इधर से बृहस्पति आके मिले, फिर दोनों अगर क्रॉस कर गए हैं तो समझ लीजिए दोष ग्रहण लग के खत्म हो गया। तो उसके फलादेश में अंतर आएगा, असर आ जाएगा। और ये सब मैं 1 मिनट में देखता हूं कैसे। ये सब गुणा गणित कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। डिग्री देख लिया, जब मुझे डिग्री में बहुत समीपता मिल जाती है तो मैं फलादेश ज्यादा प्रबल कर देता हूँ। चाहे अच्छा दोष हो, योग हो, चाहे बुरा हो, उसके फल के प्रभाव को मैं बढ़ा देता हूँ। ज्यादा गंभीरता से पक्के रूप से बोलता हूँ। आज एक कुंडली आई थी, वो मिलने ही आए थे, हमारे पास के ही हैं, हमको जानते हैं, पत्रकार महोदय हैं, तो वो किसी को लेकर के आए थे। उनकी साली की बेटी थी। अब वो कुंडली जब आई तो सूर्य के, चंद्रमा और राहु, इन 3 ग्रहों की युति थी। सूर्य चंद्रमा राहु तीनों एक साथ थे और डिग्री में बड़े क्लोज क्लोज थे, बहुत निकट में थे। तो कुंडली देखते ही पहले तो एक तो ये ग्रहण बना, बृहस्पति नीच का था 12वें में, पंचमेश छठे में था। तो इनकी संतान की तुरंत हमारे दिमाग में आया और मैंने पहला प्रश्न ये पूछा कि विवाह को कितने साल हो गए। सोचिए दिमाग कैसे अप्लाई करना है प्रिडिक्शन के लिए। आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि संतान में बाधा है, तो तुरंत आप बोलेंगे संतान में बाधा है आपके। पता चला 2 महीने विवाह के ही हुए हो, तो आपकी बात जो होगी ना, वह उतना ज्यादा गंभीर असर नहीं डाले। तो मुझे दिखा, तो मैं पहले सवाल किया, ये बताइए विवाह के कितने साल हो गए? तो बोली 2 साल। तब मैं अपनी बात को प्रबलता से रख दिया। अब मेरी बात उनको यकीन में आएगा, लेकिन जब वही अगर ये पता चलता कि 2 महीने विवाह के हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, तब मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से कहता कि देखिए अगर संतान में ज्यादा देरी ना करिएगा, संतान के लिए ज्यादा रोकने के लिए इफर्ट ना लगाइएगा, संतान जल्दी प्रयास करिएगा। लेकिन 2 साल हो गया था, तब मुझे ये कहना ही नहीं था कि इफर्ट संतान को रोकने के लिए ना करिए। पता ही चल गया उनकी वही मेन समस्या ही थी। मैं पहले इसी पे बोला। दूसरी चीज, थोड़ी देर और बातचीत करके पता चला कि थोड़ा परिवार के लोग जो हैं
वैसे बैठे थे बातचीत करते हुए, बोले भैया अब ये जो है बहुत परिवार वाले मानते नहीं है, पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन कुछ बहुत खास ऐसा नहीं करते हैं। हम उनसे कहे, ये जो सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण था, डिग्री क्लोज थी, हम कहे कि आपके ससुराल के जितने भी पुरुष लोग हैं वो 30% मेंटल है। तो उनके साथ में उनकी मौसी जी थी, वो बहुत जोर से हंसी, और ये जो पत्रकार महोदय थे उनके मौसा जी, वो भी बहुत जोर से हंसे। सब कहे ये बात बहुत सही आप कह रहे हैं। फिर अगली चीज मैं ये बोला, डिग्री समीप थी, देखिए सूर्य जो है पितर में पुरुष को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा महिला को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि दोनों समीप थे तो कुंडली स्त्री की है तो बात ससुराल के लिए लागू होगी। तो मैं उनसे बोला आप ये बताइए, किसी पुरुष की और किसी स्त्री की, कम से कम एक पुरुष और कम से कम एक स्त्री की अपमृत्यु हुई है घर में आपके ससुराल में? तुरंत बोली। एक चाचा जी का हुआ था, एक दादी जी का हुआ था। किसी का कुछ एक्सीडेंट या आग से, ऐसे कुछ उतना डिटेल में हम नहीं जाते कि हाँ कैसे मरे। तो वो भी तुरंत स्वीकार किया उन्होंने। हमको तुरंत लग गया कि इनके ये घटना भी हुई है, संतान में बाधा आ रही है, मेंटल भी है सब। हम तुरंत ये भी, अब ये देखिए, ये कड़ी दूसरे से जुड़ती है। हम कहे कि आपके सास ससुर अभी गया जी नहीं गए हैं, पिंडदान नहीं दिए हैं, वो बोली हाँ। अब ये हमको कैसे पता चल गया? क्योंकि इनकी जो समस्याएं है ना, कि अगर गया जी में पिंडदान हुआ रहा होता तो समस्याएं कम रही होती या नहीं रही होती, अब तक संतान वगैरह हो जा, कुछ एक आध बार कंसीव ही हुआ होता, भले मिसकैरेज हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो हमको ये पता चल गया कि अभी एक जो ये बड़ा दोष है, इसकी पूर्ण शांति गया जी में पिंडदान से होती है। तो वो बताई कि वो लोग जा नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब सभी बच्चों की शादी खत्म हो जाती है तब जाते हैं। अभी दो लोगों की शादी बची है, उनकी शादी होगी तब गया जी में जाएंगे। तो अभी 10-15 साल लगेगा। तो वही ग्रहण दोष के तो आप तुरंत के लिए उपाय बताया गया, उसको करना ही है, क्योंकि संतान में भी बाधा दे रहा है। तो सूर्य चंद्रमा राहु का जप और दान। दान तो सिर्फ राहु का होगा, जप हवन तीनों का होगा। तो एग्जीक्यूट करने का तरीका ऐसा नहीं है कि अब किसी संतान में दिखा तो आप तुरंत बोलिए, पहले ये भाप लीजिए, विवाह हुए कितने दिन हुए हैं, एक ही महीना हुआ होगा, तब उसी बात को दूसरे तरीके से बताना होगा कि संतान में देरी बहुत ना करिएगा। 2 साल हुआ था, चूंकि दिख रहा था दोस्त, तो उस हिसाब से हमने उनको गाइड किया। ये ग्रहों के दीप्तांश के अनुसार और राहु केतु का जो अभी आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हूं, इसको एकदम से दिमाग में दही कर लीजिए। कहते हैं ना, दिमाग का दही मत करो, दिमाग खराब करना। तो इसको इतना पढ़ लीजिए कि दिमाग खराब हो जाए, भूल जाए दिमाग में जा करके। यही छोटी छोटी चीजें प्रेडिक्शन में तुरंत देखी जाती हैं। प्रेडिक्शन में ऐसा नहीं है, मूल उद्देश्य है लोगों की समस्याओं का को जानना और उसका उचित समाधान करना। जब समस्या का सही कारण जान पाएंगे ना, तो ही समाधान काम करेगा। समस्या किसी दूसरे ग्रह से है और समाधान कोई और दे रहे हैं तो काम नहीं होगा। सब चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सोचिए कितनी चीज लगाना पड़ेगा, राशि देखिए, दीप्तांश देखिए, कितना कितनी दूरी पर है, विष्णु नवमांश देखिए, पुष्कर नवमांश देखिए, मृत्यु भाग, उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र देखिए, वर्गोत्तम देखिए, क्या शुभ ग्रह की दृष्टि, पाप करतरी, शुभ करतरी, इतनी सारी चीजें हैं। तो इतना सब करना पड़ेगा। अब हम करते हैं, प्रैक्टिस है, आदत पड़ी है, सुबह से शाम तक हमको यही करना है। आपको भी इसका कोई तरीका नहीं है कि गुरु जी कोई शॉर्टकट बता दीजिए। एक तरीका है, सारी चीज एक पेपर पे प्रिंट करके अपने टेबल पे रखिए। उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र, मृत्यु भाग, विष नवमांश, पुष्कर नवमांश, ये सारी चीज जब रखेंगे, दीप्तांश रख लीजिए, तो सामने रहेगा तो समझ में आएगा कि
हाँ, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना है, तब अप्लाई कर ले जाएंगे। बहुत सारी चीज है इसमें, और बहुत पढ़ना पड़ता है। आप लोग उतना नहीं पढ़ते हैं जितना अभी हम पढ़ते हैं। बहुत पढ़ डाले हैं। तीन तीन चार चार अलमारियां सिर्फ किताबों से भरी पड़ी हैं। तो आज इतना ही रहेगा, अगले क्लास में जाएंगे। अब कोई नया विषय उठाने का बहुत मौका नहीं है, एक दो लोगों का कुछ ले लेते हैं सवाल, एक दो का ही लेंगे। जिनका पहले नहीं पूछ लिया गया है उन्हीं का नाम नोट करके रखे हैं। ये ललिता जी बोलिए। सर ये गजकेसरी का जो आपने बताया था ना, तो ये एक बार मुझे ये पूछना है। मान लीजिए इसमें सिर्फ 4 अंश का डिफरेंस है, जैसे कि गुरु 27 डिग्री पे है, चंद्रमा 23 डिग्री पे है, तो इनका डिफरेंस हो गया। आपस में इनको प्लस करके डिवाइड नहीं करना है, इनका डिफरेंस लेना है ना, 4 डिग्री का। आपस में 4 डिग्री का हो गया। और गुरु का दीप्तांश है 9, और चंद्र का दीप्तांश है 12, तो ये 21 हो गया। डिवाइडेड बाय 2, 10.5 का डिफरेंस है, मतलब 10.5 इनका आता है, और इनका आपस का डिफरेंस 4 है। हाँ, तो तो बना ना, ये पूरा योग बना। पूरा योग बना, मतलब कि जो हमारा जो डिफरेंस आता है दो ग्रहों के बीच में, वो ये जो 10.5 आया है इसके अंदर होना चाहिए। अंदर होना चाहिए, जो दीप्तांश का योग करके बटे दो हो रहा है, जी, उतने के अंदर होना चाहिए, तो इसके पूर्ण रूप अंदर से। अंदर होगा तो योग बनेगा, और इससे हाँ, बाहर हो जाएगा तो नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, कमजोर होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसके अंदर है तो अच्छा बनेगा, और जितना जितना दूर होता जाएगा उतना कम हो जाएगा। हाँ, समझ लीजिए अब रस्सी जो है हाथ से छूटने लगी है। जी जी, थैंक यू सर।